चितवन जी, फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के करीब 1 दर्जन दावेदार हैं। चितवन गोदारा ही प्रबल क्यों और कैसे? ये जो 12 लोग हैं ये मेरे से उम्र में ज्यादा बड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई कितने समय से कोई कितने समय से है। जिस दिन मुझे टिकट मिलेगी मुझे पूरा अंदेशा है कि मुझे आके आशीर्वाद देंगे। सब मेरे बड़े हैं। मैं हमेशा किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनते आई हूँ और मैंने अपने आप को अपने काम से साबित। किसानों का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के लिए काम करके आई और मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग। थोड़े दिन पहले यहाँ पे गोविंद कांडा जी आए, वो दूड़ाराम जी के ऊपर धुआंधार बारिशें करके गए, सवालों की, जवाबों की, उनके ऊपर उन्होंने बहुत तरीके के लांछन लगाए, उन्होंने उनके ऊपर बहुत तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए। इंदर हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग यात्राएं निकाल रही, क्या जरूरत है? इलेक्शन ड्यूटी, ईडी का मतलब आजकल इलेक्शन ड्यूटी हो गया है कि इलेक्शन आए उस स्टेट में पहुंच जाओ, वहां पे आप रेड मारना चालू कर दो। तो इससे कुछ होगा नहीं। जनता अब ये सब चीजें समझ चुकी हैं और अमित शाह जी आके यहाँ बोल के गए थे, बनिए का बेटा हूँ, हिसाब दूंगा। उनसे अगर जनता हिसाब मांगने लगी उस समय पे कहाँ देंगे वो हिसाब? किस चीज का हिसाब देंगे? तो जवाब देने के लिए बीजेपी के पास में, इनके पास में सर छुपाने के लिए जगह कम पड़ने वाली है। ये हरियाणा का चुनाव इस देश की जो राजनीति है उसको बदलने का काम इस बार ही करेगा और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। और फतेहाबाद में भी मैं आपको बता रही हूँ, मुंह की खानी पड़ेगी दूड़ाराम जी को और या उनकी जगह कोई भी आया उनको। दूड़ाराम जी हैं, पाला बदलने में हैं जो माहिर हैं, पार्टियां बदलने का टैग वो लेकर चलते हैं। कल को ऐसा तो नहीं है वो कांग्रेस पार्टी में आ जाएं और चितवन गोदारा जी को उनकी जय जयकार करनी पड़े। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट की प्रबल दावेदार चितवन गोदारा जी होंगी। कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान पेशे से वकील चितवन गोदारा जी से आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर जानेंगे कि फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के 1 दर्जन दावेदारों में से उन्हें ही प्रबल दावेदार क्यों माना जाए। बहुत बहुत स्वागत है चितवन गोदारा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। चितवन जी, फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट के करीब 1 दर्जन दावेदार हैं। चितवन गोदारा ही प्रबल क्यों और कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात को लेके बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होती और जैसा मैंने बहुत बारी पहले भी कहा है कि मेरे अंदर कोई विरोधाभास नहीं है इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरी लड़ाई सत्ता से है। मेरी लड़ाई जो संवैधानिक ढांचा है जिसको बिगाड़ने का प्रयास भाजपा ने किया है। मेरी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिनके अंदर आध्यात्मिक और जो सामाजिक दिवालियापन जिस तरीके से घर कर गया, उन लोगों के खिलाफ है। मेरी लड़ाई मेरे घर में नहीं है और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं वो भी हमें यही बात सिखाते हैं कि अपने घर में हम लड़ाई नहीं करते, हम बाहर के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये जो 12 लोग हैं ये मेरे से उम्र में ज्यादा बड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई कितने समय से कोई कितने समय से है। तो मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है। इन लोगों का जिस दिन मुझे टिकट मिलेगी मुझे पूरा अंदेशा है कि मुझे आके आशीर्वाद देंगे। सब मेरे बड़े हैं और मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार फतेहाबाद के लिए इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा काम करके यहाँ तक आई हूँ। मैं हमेशा किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनते आई हूँ और मैंने अपने आप को अपने काम से साबित किया है। मुझे लगता है कि इस बारी युवा को टिकट देनी चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए, क्योंकि 2-3 आंकड़े आपके सामने रखती हूँ कि अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो मेरी एज फर्स्ट टाइम वोटर्स के बिल्कुल करीब है। वो मेरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मेरी एज, जब मैं अपने पेरेंट्स के प्रति जवाबदेह हूँ तो मिडिल एज ग्रुप जो है उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से भली भांति समझ पाती हूँ। महिलाओं का मैं दर्द समझ सकती हूँ। मैं आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स के जो प्रोटेस्ट धरने या जो उनकी डिमांड्स होती है उनके साथ में खड़ी रहती हूँ। मैं मजदूरों का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो मध्य वर्गीय आप जिनको जिस कैटेगरी में डाल सकते हैं। किसानों का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के लिए काम करके आई और मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। अब बुजुर्गों की बात ले लीजिए, उनका दर्द तो मैं अपने आप ही समझती हूँ क्योंकि मेरे जो संस्कार है, जो मेरी जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि मुझे बूढ़ा होने की जरूरत नहीं बुजुर्ग का दर्द समझने के लिए। तो ये सारे फैक्टर जब हम ध्यान में रखते हैं और मैं उस आदि आबादी का हिस्सा हूं जिसको आज दिन तक फतेहाबाद में रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं। आपने कहा कि घर में रहकर हमें लड़ना नहीं है, हमें सत्ता के खिलाफ लड़ना है। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को क्यों नहीं समझ आती है ये बात? देखिए, मैं जैसे अभी दोबारा से मैं आपके सामने वही एक बात रिपीट करूंगी कि सब अपने हिसाब से अपनी जो चीजें वो निर्धारित करके चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो हमारे राहुल गांधी जी
आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी जन्मदिन है, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के थ्रू देना चाहती हूँ। तो हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो हमारा बेसिक सिद्धांत है, वो आपस में लड़ने का नहीं है। हमें किसी ने नहीं ऐसा सिखाया कि आप आपस में लड़िए। और मतभेद होना और मनभेद होना, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। आपके और मेरे मतभेद अभी हम जैसे जैसे इंटरव्यू करेंगे होंगे, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं होगा, क्योंकि आखिर में हम भी डिस्कशन डेलिब्रेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई चीज को मुकाम तक ले जाना चाहते हैं और कोई चीज को रोकना चाह रहा हूँ। चितवन जी, रोकना चाह रहा हूँ। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हुड्डा गुट अलग राह पर चलता है, शैलजा गुट अलग राह पर चलता है। सिरसा संसदीय क्षेत्र से कुमारी शैलजा भारी मतों से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंची। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहुंचे थे, हुड्डा गुट ने अपनी ही संसदीय क्षेत्र की सांसद का फोटो होर्डिंग पर लगाना उचित नहीं समझा। इसको यदि आप मनभेद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से ये बात बोलती हूँ कि हमारा जो सारा का सारा ध्यान है, वो जो सत्तारूढ़ी सरकार जो है उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम तो फिर भी ओपोजिशन में हैं, हमारे जो झगड़े हैं वो हम सुलझा लेंगे और हम सुलझाते भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी कोई पेशे से वकील है ना, पेशे से वकील है। घर में शांति नहीं होगी तो बाहर। मैं वही आपका ध्यान लेके जा रही हूँ। मैं आपको एक वाक्य की तरफ लेके जाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे गोविंद कांडा जी आए, वो दोड़ाराम जी के ऊपर धुआंधार बारिशें करके गए, सवालों की, जवाबों की, उनके ऊपर उन्होंने बहुत तरीके के लांछन लगाए, उन्होंने उनके ऊपर बहुत तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो हम कांग्रेस की गुटबाजी के ऊपर बात करते हैं, भाजपा के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी खाइयां उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते? और मैं बात को घुमाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम सत्ता में होते हैं, जब हम राजनीति कर रहे होते हैं, तो मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। और जो आपने दो गुटों का नाम लिया, उन लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जो हमें बहुत उन पे स्टेजेस पे देखने को मिलता है। मतभेद होना उनका अपनी जगह पे जो है, वो उनका पर्सनल है। क्या आवश्यकता है कि दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग यात्राएं निकाल दी, क्या जरूरत है? अब इस बात को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने बोला फतेहाबाद में 12 प्रत्याशी हैं, तो मैं अपना अलग जगह पे जाके काम कर रही हूँ, वो अपना अलग अलग जगहों पे जाके काम करें। आखिर में काम संगठन का हो रहा है, आखिर में काम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का वो लोग कर रहे हैं, चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे जरिया कोई भी हो। आप ही के सवाल से काउंटर करता हूँ, कल को प्रत्याशी कांग्रेस से कोई और होता है, क्या चितवन को द्वारा मदद नहीं करेगी? बिल्कुल करूंगी, करेंगे ना, बिल्कुल मदद करूंगी। दोनों संगठनों में क्या, गुटों में क्या हो रहा है? शैलजा कह रही है कि सीएम मैं बनूंगी, हुड्डा जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। सर, ये तो बात मैं भी कह रही हूँ कि मुझे विधायक बनना है, मैं विधायक पद के लिए दावेदारी पेश कर रही हूँ, वो अलग बात है सर। लेकिन ये बात अलग है कि मैं अगर बाई चांस भी किसी और को, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से टिकट के दावेदार हैं, वो सीट, वो उनको अगर टिकट मिलता है, उनको मौका मिलता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं जाके उनकी काट कहीं पे करूंगी या फिर मैं उन लोगों के साथ में मेहनत नहीं करूंगी। तो ये दो अलग अलग तरीके की बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे थे कुमारी शैलजा के, उसको कैसे देखते हैं? कुमारी शैलजा जी के हाथ सक्षम करने के लिए जनता यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रबल तरीके से लगी हुई थी। और जब आप चुनाव के स्टार्टिंग पे मैं आपका ध्यान लेके जाती हूँ, उस समय पे भी यही बात चल रही थी कि 2 सीट कांग्रेस पार्टी हर हाल में जीत रही है, एक तो रोहतक, एक सिरसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जो है वो नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और एक बहुत बड़ा सिंबल निकल करके आई, और वो इकलौती सांसद भी बनी हरियाणा से। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरीके की अगर नीड होती तो जरूर आते, उनको बुलाया जाता वो जरूर आते। लगता नहीं कि अगर मिलकर कुमारी शैलजा चलती, किरण चौधरी को साथ लेकर चलते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ चलते, तो आज परिणाम कुछ और होते हैं हरियाणा में? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से वही बात कह रही हूँ कि ये जो ऊपर जो सीनियर लीडरशिप की जो आपस में चल रही होती चीजें हैं, इनके ऊपर मुझे लगता है कि वही बेहतर जवाब दे तो ठीक है। मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी को फतेहाबाद में किस तरीके से मजबूत करना है, या मैं जहां पर जाऊं, मैं चाहे कांग्रेस के अभी यूथ कांग्रेस में काम करती हूँ, लीगल सेल की मैं सदस्य हूँ। आपको भी मैंने कल इस विषय में बताया कि मैं कोई वहां पे ही कोई कार्य में बिजी थी। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा दायित्व जो है वो टिप्पणियां करना नहीं है, मेरा दायित्व सीनियर लीडरशिप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मेरे से एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़े हैं और उम्र में भी बहुत बड़े हैं। आप वकील है ना पेशे से, सलाह तो देते रहना चाहिए। सलाह वो जिस दिन मेरे से मांगेंगे सर मैं जरूर दूंगी। अभी मुझे लगता है कि मेरा ध्यान जो है, जो मेरे को मेरे सीनियर्स ने सिखाया, जो राहुल गांधी जी ने सिखाया, जो प्रियंका जी ने सिखाया, जो सोनिया गांधी के उदाहरण जी के उदाहरण से जो हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो यही है कि आप जिधर भी हो, आप
एक इतना बेहतरीन कार्यकर्ता बनकर काम करो कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत हो। तो मेरा सारा का सारा ध्यान उधर ही केंद्रित है। फतेहाबाद में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है क्या आपने? जी मैंने बिल्कुल कर दिया है। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज को देखकर बड़ी पीड़ा होती है और मैं आपके सामने वो एज इट इज रखूंगी कि जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ खास करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक वो स्थिति देखी होगी कि जब हमारे हाथ को हम बर्फ के ऊपर रख देते हैं तो वो नम पड़ जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको इतना ज़्यादा निग्लेक्ट किया गया है, इतना ज़्यादा उनको दोम दर्जे का नागरिक की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया है। उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनको कोई भी आज दिन तक इस तरीके की कोई चीज़ नहीं मिली, प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो आके अपनी बात रख पाएं। तो जब मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको जब एहसास होता है कि अच्छा हम इतना ज़्यादा निगलेक्टेड, हम इतना ज़्यादा इग्नोर्ड हैं, तो उन लोगों को एकदम से जो खुशी मिलती है कि कोई महिला हमारे बीच में आई है जो हमसे बात कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा पीछे का उदाहरण नहीं दूंगी, कुमारी शैलजा जी जो कि हमारी नेता भी हैं और हमारी आदर्श भी हैं, वो इधर सिरसा में कितने ज़्यादा बहुमत से जीत के गई और उन्होंने अशोक तंवर जी को कितना अच्छे मार्जिन से हराया। तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं उनको मौका देने भर की जरूरत होती है और वो एक नेचुरल लीडर होती हैं, वो एक जन्मजात एक नेता होती हैं और वो इतना बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती हैं क्योंकि वो एक घर का ढांचा बहुत अच्छे से समझ सकती है और समाज क्या होता है, बहुत सारे घरों का एक ग्रुप होता है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं आप? देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक मुद्दे हैं जो कि बाकी लोग भी उठा रहे होंगे, लेकिन मेरी अप्रोच अलग है। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ मुद्दे उठा देने से काम नहीं चलेगा। अब हमें टाइम पास पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। टाइम पास पॉलिटिशियंस कैसे कि अभी आप जाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, 4 आप वीडियोस बनाएंगे, उनको डाल देंगे और दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन सर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करके ग्राउंड में जाके लोगों के बीच में रह के काम करने की ज़रूरत है और आज दिन तक ये काम नहीं किया गया। इसका सबसे पहला सबूत मैं आपको दे देती हूँ, सड़कें। जो हमारा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सबूत है उसका ये जो सड़कें जिस तरीके से बनी हुई हैं। नायब सैनी जी 25 तारीख को आ रहे फतेहाबाद में रैली करने के लिए। मैं नायब सैनी जी को एक बात बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन बारिश हो ना, जब बारिश हो फतेहाबाद में 1-1.5 घंटे, उस समय पे आए, रैली करें और उनके लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे वो गाड़ियों के नहीं करने पड़ेंगे, वो किश्तियों के करने पड़ेंगे। मैं करूंगी वो इंतजाम। आए बारिश में देखें हाल आके कि उनके विधायक जी ने, माननीय दूड़ाराम जी ने किस तरीके का हाल यहाँ पर किया है, किस तरीके की फेलियर, जो ये मैं बोलती हूँ ना इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, जो मानसिक दिवालियापन है, वो इन लोगों का इसी तरीके से देखने को मिलता है, इसी तरीके से स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनको 0 मार्क्स मिलने चाहिए, इनको कानून व्यवस्था के नाम पे 0 मार्क्स मिलने चाहिए। मैं सिंस एक एडवोकेट हूँ, आप ये बात बारी बारी कह भी रहे हैं, तो एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि आपके नाक के नीचे से नशा ट्रेवल कर रहा है स्टेट के अंदर, जिले के अंदर, आपकी क्या बंदोबस्त है, आपने क्या किया इसके अंदर? क्या मानते हैं कि फतेहाबाद ड्रग का कॉरिडोर बन गया है? जी बिल्कुल, और मैंने 3 RTI फाइल करी है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जिस दिन मुझे उनका रिप्लाई मिला, माननीय दूड़ाराम जी के सामने जाके मैं वो सवाल जरूर पूछूंगी और बहुत ज्यादा तरीके से पूछूंगी और बहुत ज्यादा उनको मौका भी नहीं दूंगी मैं वहां से हिलने तक का। वो RTI का बस में जवाब है, उनका इंतजार कर रही हूँ और मैं आगे भी इस दिशा में काम करती रहूंगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके 5 साल के टेन्योर में, वैसे बीजेपी क्या 10 साल का टेन्योर हो गया, उन्होंने आज दिन तक सदन में कितनी बारी फतेहाबाद के मुद्दे उठाए, उन्होंने कितनी बार भाषण में फतेहाबाद बोला उठ के सदन में। ये सारे गंभीर विषय है सर, और ये इसलिए हम गड़बड़ी करते हैं क्योंकि हम चुनते हैं टाइम पास पॉलिटिशियंस को। हम ऐसे राजनेताओं को उठा करके गद्दी पे बिठाते हैं जिनका एकमात्र काम होता है राज भोगना, जिनको ये नहीं पता कि जो हम यहाँ पर चुन के आते हैं, हम जनता के सेवक हैं। ये एक तरीके से जॉब एप्लीकेशन है सर। आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, आप टिकट लेते हैं और उसके बाद में आप जीतते हैं और आप परफॉर्म करते हैं, वरना आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिले जाएंगे। आप उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उसी के आधार पर होंगे। पर ये जो टाइम पास पॉलिटिशियंस होते हैं, मैं टाइम पास पॉलिटिशियंस बोलूंगी उन लोगों को जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई ओपिनियन नहीं है और जिनका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, वो सब लोगों को हमें घेरने की जरूरत है। चितवन गोदारा जी का क्या विजन है? मेरा विजन है सर, सबसे पहली बात तो मैं शिक्षा,
इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कानून व्यवस्था है, इनके ऊपर काम करना चाहती हूँ। और मैं एक बेहद संवेदनशील इंसान हूँ। मैं इस बात को छुपाने में कोई गुरेज नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर माना जाता है कि नेताओं को बहुत मोटी चमड़ी का होना चाहिए, या फिर उनको ऐसा होना चाहिए कि वो बस हाथ जोड़ के प्रिटेंड कर सके वो कैसे है। लेकिन मेरे सारे इमोशंस रियल हैं। मैं किसानों के साथ में सड़कों पे बैठ के रोई भी हूँ, और मैंने उन लोगों के लिए जहां पे लड़ना चाहिए था वहां पे अपनी तेज आवाज करके अदालत में उनकी लड़ाई भी लड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर मुझे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है मैं वहां प्रैक्टिकल हूँ, जहां पे मुझे अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज करने की जरूरत है मैं वहां पे वो कर सकती हूँ। मिरांडा हाउस कॉलेज से पास आउट हूँ, लॉ फैकल्टी से पास आउट हूँ, इंडिया के दोनों टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मेरी पढ़ाई लिखाई एकदम दुरुस्त है, और मुझे ये पता है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज हम स्टेप्स कैसे उठा सकते हैं। मात्र ये बोल देने से काम खत्म नहीं होता कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है। उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हो, आप महिलाओं को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करने वाले हो। अभी अमर उजाला की एक रिपोर्ट थी कुछ दिन पहले कि 10,000 औसतन विद्यार्थी जो है वो 12वीं का पेपर पास करके आते हैं, लेकिन मात्र 7,000 लोगों को सीट दी जाती है कॉलेजेस में, तो बाकी के 3,000 का क्या। तो मेरा ये मानना है कि मेरे पास में एक विजन है और मेरे सेट एजेंडाज नहीं है सर, क्योंकि एजेंडाज होते हैं टाइम टू टाइम चेंज। आज मेरे क्षेत्र की ये डिमांड है, हो सकता है कि कल बाढ़ग्रस्त किसानों को कुछ मुआवजा दिलवाने की डिमांड आ जाए, तो मैं अडेप्टेबल हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा नीचे जाके ग्राउंड पे जाके काम कर सकती हूँ, क्योंकि यही मैं करती आई हूँ, वही मेरी यूएसपी है। और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती आई हूँ, लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं सुन के उन लोगों के लिए काम करती आई हूँ। 27 वर्ष जिला बने को हो गए हैं फतेहाबाद जी, लेकिन वो विकास अभी भी नहीं हो पाया है जिसका फतेहाबाद हकदार था। फैली हुई अव्यवस्थाओं को जिम्मेवार किसे मानते हैं? पार्टीज के जो, अभी मैं दोबारा से, आई एम सॉरी फॉर द रिपीटेशन, मैं उस बात को बारी बारी दोहरा रही हूँ, उस बात के लिए माफी चाहूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने जो कमान है, आप जब फतेहाबाद जिले की कमान, विधानसभा की कमान जब ऐसे हाथों में देंगे जिनको लगता है कि कुर्सी पे विराजमान होना उनका जन्मजात हक है, और जिसके लिए उनको कुछ करना नहीं है, बस जा करके लोगों के बीच में 2 बारी हाथ जोड़ने हैं, इतनी गेंदे की मालाएं डलवा ली गले में, और एक गाड़ियों का काफिला लेके बस एक टूर करना है विधानसभा का, और हम बन जाएंगे विधायक। तो ऐसे लोग जो हैं वो जब सत्ता में आते हैं, जब वो गद्दी पे विराजमान होते हैं, तो वो विनाश का कारण बनते हैं, वो पतन का कारण बनते हैं। जिम्मेवार क्या नागरिक हैं इसके? जी बिल्कुल, कुछ हद तक, क्योंकि जिम्मेवारी नागरिकों की इसलिए बनती है क्योंकि वो एक समय का जो बहक जाते हैं ना, वो कुछ दिन जो वो अपना जो माइंड है उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों को वही सेम सवाल जवाब उन लोगों से करने चाहिए जो 5 साल राज भी भोग के गए, लेकिन फिर दोबारा से आ रहे हैं मौका मांगने के लिए जनता के बीच में। जनता को सिर पे बिठा लेंगे उन 1-1.5 महीने जिस समय चुनाव है, उसके बाद में आप कौन मैं कौन। तो ऐसे लोगों को, जनता को पहचानने की जरूरत है और उन लोगों को उनकी जगह दिखाने की जरूरत है। फतेहाबाद जो विधानसभा क्षेत्र आता है सिरसा संसदीय क्षेत्र के अधीन आता है। सिरसा ने देश को उप प्रधानमंत्री भी दिया है, बावजूद उसके सिरसा संसदीय क्षेत्र की जो गिनती होती है पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र में होती है। क्या लगता है कि इसमें भी नागरिक जिम्मेवार है या मंत्री जिम्मेवार है? अभी देखो, आपने वही बात बोली जो मैं बहुत सारे मंच पे बोलती हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बात दोहराई है कि सिरसा से बहुत सारे बड़े नेता निकल के गए। पिछले 40 साल का इतिहास देखेंगे, जैसा आपने बताया कि हमने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी दिए, हमने वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी दिया, हमने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी दिए, हमने बहुत सारे एमपीज दिए जो कि जाके हमारी आवाज बन सकते थे। सिरसा तो फिर भी बेहतर है सर, थोड़ा सा हमें किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हरियाणा के मैप के ऊपर सिरसा कहाँ है। लेकिन जब हम बात करते हैं फतेहाबाद की, तो ये बताना पड़ता है कि हिसार एक तरफ है, सिरसा एक तरफ है, बीच में फतेहाबाद है। हम तो मैप पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उस चीज का क्या। तो मुझे लगता है कि ये फेल्योर है, और आप ये जो जनता को ठगने का काम हर बार लोग करते हैं, और बहुत ज्यादा एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि सफाई से जो ये जनता को ठगने का काम करते हैं, इसके ऊपर रोकथाम लगाने की जरूरत है। मैं आज के दिन में बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मैं हो सकता है कि इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन निर्वाह करूं अपनी वकालत करके, क्योंकि बहुत अच्छा पेशा माना जाता है इसको। मेरे को क्या जरूरत थी आके यहाँ पर काम करने की, क्योंकि जब मैं अपना घर छोड़ रही थी ना पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ जब मैं अपने पिता माता से दूर हो रही थी, अपना घर छोड़ रही थी, अपनी जड़ें छोड़ रही थी पढ़ाई करने के लिए, बड़ा दुख हुआ था। और मुझे लगता है कि वही सेम दुख बहुत सारे लोगों को होता है। तो उस पीड़ा को समझते हुए मुझे लगा
कि, और जब मैं किसान आंदोलन का हिस्सा बनी, जब मैं महिला पहलवान आंदोलन का हिस्सा बनी, तब मुझे दर्द पता चला। और मैं इतना ज्यादा संवेदनशील इंसान होने के नाते मुझे लगा कि अब सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा, नीचे जाओ और कमान संभालने की कोशिश करो। फतेहाबाद को उसकी पहचान दिलवाने के लिए चितवन गुदारा ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? जी, मेरे पास में बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स हैं। कुछ आपको समय के साथ पता चलेंगे और कुछ मैं आपके सामने अभी जिक्र कर चुकी हूँ। स्कूल कॉलेजेस होना जरूरी है सर। ऐसा क्या है कि सोनीपत पानीपत की जो बेल्ट है उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी निकल के जाते हैं, लेकिन फतेहाबाद में अकाल पड़ गया खिलाड़ियों का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है, हमारे यहाँ पे कोचेज नहीं है, हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे यहाँ पे वो डाइट का जो खाना दिया जाता है, जो चीजें जो रिसोर्सेज खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए लगाए जाते हैं वो नहीं है। तो ऐसा क्या है कि इस बेल्ट के अंदर वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? और जब हम खेल और शिक्षा की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, जब हम नहीं कर पाते हैं, उस समय पे वो बच्चे उठा के अपना फोन यूज करने लगते हैं और उसके बाद में वो नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी के बाद में जो कानून व्यवस्था है यहाँ पर वो बिगड़ती है। तो सब चीजों का एक ही कारण है कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है, हमें बहुत अच्छे शिक्षा के संसाधन यहाँ पर जनरेट करने की जरूरत है। और इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर पैसे पड़े हैं, क्या महिलाओं को रोजगार का हक नहीं है? वो 50% आबादी जो खेतों में जाके अपना टाइम बिता रही है, क्या उनको हक नहीं है कि उनकी जेब में भी कुछ पैसे हों? बाकी जो रहा था वो डिमोनेटाइजेशन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया कमाल। फतेहाबाद को ड्रग का कॉरिडोर कहा जाने लगा है, किसका फेलियर मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का या लीडर्स का? एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर्स, बोथ। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, तो ये तो टू वे ट्रैफिक हुआ ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा रोल है और लीडर्स का भी है। आप जाइए हाई कोर्ट, आप बना दीजिए SIT, आप क्यों नहीं कर रहे हो ये सब काम? मैं यहाँ पर अभी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन निकालने वाली हूँ और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रोटेस्ट भी हो यूथ कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हमें पूरे डायरेक्शंस है कि लोकल मुद्दों को आप घेरें और उनके ऊपर आप प्रोटेस्ट करें। तो मैं लोकल मुद्दे उठाऊंगी यहाँ पर, ये उनमें से सबसे अहम मुद्दा है। आप जनरेशन की जनरेशन खराब कर रहे हो, आप जनरेशन की जनरेशन को रिहेबिलिटेशन में पहुंचा रहे हो। इस बात का जवाबदेही कौन देगा? इस बात का जवाबदेही कौन है? वो माताएं जिनके बच्चे घर आते हैं और वो नशे में पड़े होते हैं, उन लोगों का आप मानसिक एक बार सोचिए कि उनकी पीड़ा क्या होगी, उनको कितनी प्रताड़ना आप देखिए कि झेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है इस विषय पे काम करने की जरूरत है और मैं करूंगी इस विषय पे काम। इलेक्शन आनी जानी चीजें हैं, मैं आपको हमेशा ग्राउंड पे दिखूंगी। लोकसभा चुनावों में भाजपा पार्टी 5 सीटें हारते ही है, जो भाजपा ने अफसरशाही पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालयों पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है डैमेज कंट्रोल होगा इससे? सर, ये डैमेज कंट्रोल नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्तारूढ़ हुए, जब से वो आसीन हुए इस गद्दी पे, उनका सबसे पहला जो काम था वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का ही था। जब उनको ये लगा कि हम 400 पार इस बारी कर देंगे और वो 400 पार नहीं हुए, तो उन्होंने अपनी लगाम कसने का काम शुरू कर दिया। लेकिन पता है क्या, इस बारी जो जनता है वो बहुत जागरूक है, वो जानती है। और मैं खास करके फतेहाबाद और हरियाणा की जो जनता है, मैं इसको तो मैं शत नमन करती हूँ कि वो इतना ज्यादा क्रांतिकारी हैं कि उनको पता है कि ये जो अभी ईडी की रेड्स पड़ रही हैं, जो हमारे विधायक जी के घर पे पड़ी, हमारे अपने महेंद्रगढ़ से, जो क्या राजनीति से प्रेरित देखती हैं रेड को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन ड्यूटी, ईडी का मतलब आजकल इलेक्शन ड्यूटी हो गया है कि इलेक्शन आए उस स्टेट में पहुंच जाओ, वहां पे आप रेड मारना चालू कर दो। तो इससे कुछ होगा नहीं। जनता अब ये सब चीजें समझ चुकी हैं। और अमित शाह जी आके यहाँ बोल के गए थे, बनिए का बेटा हूँ, हिसाब दूंगा। उनसे अगर जनता हिसाब मांगने लगी उस समय पे कहाँ देंगे वो हिसाब? किस चीज का हिसाब देंगे? क्या वो कोरोना में जो मौतें हुई उनका हिसाब दे पाएंगे? टाइम से हमें अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर देने चाहिए थे, क्या आप उन बातों का हिसाब दे पाएंगे? क्या आप जो लेबरर्स जो चल के गए, जो मजदूर चल के गए यूपी तक या बिहार तक, उनकी मौत का आप जवाब दे पाएंगे? तो जवाब देने के लिए बीजेपी के पास में इनके पास में सर छुपाने के लिए जगह कम पड़ने वाली है। ये हरियाणा का चुनाव इस देश की जो राजनीति है उसको बदलने का काम इस बारी करेगा और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। और फतेहाबाद में भी मैं आपको बता रही हूँ, मुंह की खानी पड़ेगी दूड़ा राम जी को, और या उनकी जगह कोई भी आया उनको। दूड़ा राम जी हैं, पाला बदलने में हैं जो माहिर हैं, पार्टियां बदलने का टैग वो लेकर चलते हैं।
कल को ऐसा तो नहीं है वो कांग्रेस पार्टी में आ जाएं और चितवन गोदारा जी को उनकी जय जयकार करनी पड़े? चितवन गोदारा जी को उनकी जय जयकार तब करनी पड़ेगी जब हमारे पार्टी की जो लीडरशिप है वो ऐसे लोगों को सीरियस लेगी। ठीक है, हम कोई शरणागतों का स्थल नहीं है कि आप 4-5 पार्टियां जाएं, घूम के आए, फिर हमारे पास आ जाए। तो हमारा कोई ऐसा पार्टी में इस तरीके का कोई, मुझे नहीं लगता एंटरटेनमेंट हम करेंगे इस चीज का। और अगर विरोध दर्ज करने की बारी आएगी तो हमारी पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को खुला मौका देती है कि हम आके अपना विरोध दर्ज कर सके। ये भाजपा का जो है सिस्टम नहीं है इधर कि हम अपना संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात भी ना रख पाए। हम रख पाएंगे अपनी बात। फतेहाबाद में जितने भी टिकट के दावेदार हैं उनमें से कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकियों का दम भरते हैं, कोई कुमारी शैलजा की नजदीकियों का दम भरता है, कोई राहुल गांधी की नजदीकियों का दम भरता है। चितवन गोदारा किसकी नजदीकियों का दम भरती है? मैं अपने काम के भरोसे चल रही हूँ और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कमिटमेंट है मैं उसके दम पे चल रही हूँ। और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो वो काम से परिचित हैं, जिन्होंने देखा है कि इस लड़की के पास में विजन भी है, इस लड़की के पास में ओपिनियन भी है और इस लड़की के पास में काम करने की इंटेंशन भी है। ये तीनों चीजों का मेल हूं मैं। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इस बारी ऑर्गेनाइजेशन युवा चेहरों को मौका देगी और महिलाओं को बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। और मैं तो ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि इतना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम फतेहाबाद का इतिहास उठाकर देखते हैं तो किसी महिला ने तैयारी करने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ इस चीज को लेकर के कि मुझे दम लगा के बस काम करना है। वाड्रा परिवार से नजदीकियों का एडवांटेज आपको मिलेगा क्या? जी बहुत ज्यादा जल्द होगा कुछ भी बोलना, पर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को अपना सर्वोपरि देखती हूँ और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो है लोगों को अच्छे से कंसीडर करेगी, देखेगी। इस बार एक फॉर्म भी जारी किया है, आपको पता है हरियाणा कांग्रेस ने, तो वो फॉर्म में भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर वही सवाल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सही रास्ते पे चल रही है और अच्छे लोग इस बार आएंगे चुनावी मैदान में। जिला बनने के 27 वर्षों बाद भी फतेहाबाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के नाम पर सरकारी कॉलेज नहीं है, नशा हर घर तक पहुंच चुका है। आपने सड़कों की बात की, गहरे गहरे गड्ढों की बात की, इससे विपरीत चलते हैं नहरी पानी हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। फतेहाबाद शहर की आउटर कॉलोनियों की बात करें, बरसाती पानी निकासी के प्रबंध नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे जिम्मेवार किसको मानते हैं? अगेन आप किसको मानेंगे जिम्मेवार? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और लोग। क्योंकि हम 5 साल तक रोते रह जाते हैं, एक बारी 2 महीने हम बहक जाते हैं थोड़ा सा, हम वही गाड़ियों का बड़ा बड़ा काफिला देख के वोट दे देते हैं। मैं तो सीधा बता रही हूँ जी, एक किसान परिवार से आती हूँ, मध्य वर्गीय किसान परिवार से आती हूँ। अगर आज मैं जनता के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही तो कल मैं अपनी जेब भरने की भी कोशिश नहीं करूंगी। मैं जितना ईमानदारी से अभी चल रही हूँ उतना ईमानदारी से आगे भी चलूंगी। तो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उन सब के ऊपर बराबर काम किया जाएगा। और मैं आपको 365 दिन 24 घंटे 24/7 अवेलेबल दिखूंगी जनता के लिए, पूरे 5 साल तक आगे आने वाले। किसान आंदोलन को आपने बड़े नजदीक से देखा है, दिल्ली के बॉर्डरों पर भी अब डटी रही है। सरकार का कहना था कि असल में किसान है ही नहीं है, पार्टियों के भेजे हुए पेड वर्कर हैं। मुझे इस बात से एक चीज याद आई, पेड वर्कर्स तो बाद में, अभी मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज देखी है कि जितने भी जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने किसानों को रोकने का काम किया, उनको बहादुरी अवार्ड या बहादुरी मेडल से नवाजा जाएगा। नायब सैनी जी को आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आई एम अशेम्ड, मैं शर्मसार हूँ कि आपको अपना स्तर इस तरीके से गिराना पड़ रहा है कि एक पूरी की पूरी कौम जो कि सबका पालन पोषण करती है, जो किसान आपके प्लेट में खाने के लिए जिम्मेवार हैं, आप उन लोगों को रोकने वाले, उन लोगों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोगों को आज मेडल दे रहे हैं। बहुत ज्यादा शर्मसार हूं और इतनी ज्यादा शर्म इन लोगों को आनी चाहिए कि हम सत्ता में बैठे तो भला करने की बजाय हम जो किसानों पे हिंसा कर रहे हैं उन लोगों को आज मेडल थमा रहे हैं। सरकार का कहना है किसानों के लिए तो काम कर रहे हैं ना, किसान सम्मान निधि राशियों के खातों में पहुंच रही है। ये बड़े बड़े शब्द हम बहुत सुन चुके। असलियत ये है कि 700 प्लस किसानों ने शहादतें दी और मैं उस घड़ी का, उस क्षण का और उस समय का एक साक्षी हूँ। मुझे पता है कि जो बॉर्डर्स पे जो दर्द था, जिस तरह की तबाही भाजपा सरकार ने उस समय पे बॉर्डर्स पर फैलाई,
वो इतना ज्यादा झकझोर देने वाली थी कि मेरे जैसे लोग जो आंदोलन में गए वो कभी वो दोबारा वही सेम इंसान बन के निकले ही नहीं। किसान आंदोलन ने मुझे बहुत बदला। किसान आंदोलन ने मेरी भावनाओं को मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बदला और मुझे शायद एक बेहतर इंसान बनाया। लेकिन वो बेहतर इंसान जो समाज में फैले हुए दर्द को समझ सकता है, वो बेहतर इंसान जो समाज के लिए काम करने का इच्छुक है। मैं अपना आज के दिन में सारा निजी जीवन त्याग करके और समाज के लिए उस चुनावी मैदान में कूद चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सत्ता मेरे लिए काम करने का माध्यम है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो मैं फतेहाबाद की जनता को इस बार बोलना चाहती हूँ कि काम करने वाले लोगों को चुनिए। आपको 5 साल के अंदर फतेहाबाद की दिशा और दशा बदल के दिखा दूंगी। किसानों के आंसू आपने करीब से देखे, महिला पहलवानों के आंसू आपने करीब से देखे, आंगनवाड़ी प्रोटेस्टेड जो वर्कर्स होती है उनके आंसू आपने करीब से देखे। आपकी पार्टी की उच्च लीडरशिप को लगता नहीं कि चितवन गोदारा इन सबके आंसू पोंछने का काम कर सकती है? मैंने वही बोला, सबके नॉलेज में है ये चीजें कि मैं क्या कितना काम कैसे करके आई हूँ। मेरा भाई अभी पीएचडी कर रहे हैं सर, वो पोलैंड से, वॉर्सो यूनिवर्सिटी में भी वो एक मिनिस्टर हैं अपने पोलैंड के, उनके अंडर वो काम कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। वो मेरे से छोटे जरूर है लेकिन मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो हमेशा मेरे बारे में एक चीज वो बोला करते थे जो कि मुझे अपने बारे में बहुत बाद में पता चली कि पहले मैं डिजायर नहीं करती, पहले मैं डिजर्व करती हूँ, फिर मैं डिजायर करती हूँ। मैं पहले काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अब मैं इसकी हकदार हूँ, अब मैं यहाँ पर बैठने के लायक हूँ। मैं काम नहीं करती तो मैं ये बोलती भी नहीं कि मैं यहाँ पे आके ये मैं क्लेम कर रही हूँ। और रही बात आंदोलनों का हिस्सा बनने की, सर मैं एक चैंपियन तो नहीं हूँ दुख का कि मैं जाके कोई जादू की छड़ी घुमा के किसी के दुख खत्म कर दूं, पर मैं साथी जरूर हूँ और मैं साथी दुख में हमेशा रहूंगी। हो सकता है कि आज कोई सेलिब्रेशन हो तो शायद मैं वहां पे ना पहुंचूं, किसी की शादी है, ब्याह है, जो एक ट्रेंड है नेताओं का सोशल अपीयरेंसेस करने का, हो सकता है मैं शादी ब्याह में ना जाऊं, पर मैं किसी के दुख दर्द में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और ये जो आंदोलन करते हैं ना लोग सर, ये आम नहीं होते। जो आंदोलन करते हैं वो लोग पीड़ित होते हैं, वो हर तरीके से इतने ज्यादा चोट खाए हुए होते हैं सरकार से कि उनको लगता है कि अब यही एक हमारा रास्ता बचा है। उन लोगों की मैं साथी हमेशा रहूं। और मैं अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती हूँ और मैं विधायक बनती हूँ तो मेरे आपको इसमें क्षेत्र में आपको आंदोलन नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां तक बात मैं पहुंचने ही नहीं दूंगी। दूड़ाराम जी ने, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने तो फतेहाबाद को प्रदर्शनों का शहर बना दिया है। आए दिन कोई नई प्रदर्शन, आए दिन नई कोई हड़ताल, आए दिन कोई आंदोलन। तो ये उनका जो राजनीतिक समझ ना हो पाना, ये उसकी तरफ संकेत करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ ये बात कह रही हूँ कि 1 to 1 डिबेट करने के लिए आ जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कितना काम उन्होंने किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको आज दिन तक किसी ने इस तरीके से आके चैलेंज किया होगा। मैं चैलेंज कर रही हूँ, आओ और मुझे बताओ आपने कितना काम किया है। बीते दिनों जजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के विवादित बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट के लिए सोनिया गांधी की धोती, राहुल गांधी का कुर्ता, प्रियंका गांधी की चुनरी और केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी। कैसे देखते हैं इसको? मानसिक दिवालियेपन का सबसे उत्तम उदाहरण है। जो लोग अपने घर नहीं देखते, जो लोग अपना कंडक्ट नहीं देखते, जो लोग पता नहीं कितने केसेस में आरोपित हैं और वो वहां से निकल नहीं पा रहे, उन लोगों की इतनी ही ओछी मानसिकता हो सकती है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और उन्होंने उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर आके बखूबी किया। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े नेता अपने आप को कहते हैं और आपको इतने लज्जित और इतने ज्यादा निर्लज्ज तरीके से आपको ये बयानबाजी करनी पड़ती है, किसके लिए? अटेंशन लेने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है हरियाणा से। उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा की जनता को धोखा दिया 2019 में, उनका सफाया हो गया। और इस बयान के बाद में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि उनका मानसिक दिवालियापन है, ये उनकी जो मेंटल बैंकरप्सी जिसको बोलते हैं, कि कुछ भाव है ही नहीं, कुछ सोच है ही नहीं, कुछ विजन है ही नहीं, पढ़े लिखे का कोई फायदा नहीं है बोलने का भी उनको। और जिनका पूरा का पूरा परिवार पता नहीं किस किस आरोपों में घिरा हुआ है, उनके साथ में अक्सर ऐसी चीजें ही होती हैं कि उनके पास में कुछ ढंग की टिप्पणियां करने को तो होता नहीं।
तो बहुत ज्यादा शर्मसार कर देने वाला ये। और सारी की सारी महिलाएं, मैं सबकी तरफ से उनको ये बात बोलती हूँ कि धोती साड़ी ये सब चीजें पावर का सिंबल है। आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आपने महिलाओं को हमेशा दबा कुचला समाज का हिस्सा समझा है। वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रियंका जी, सोनिया जी कितनी पावरफुल लीडर्स हैं हमारे देश की। उनकी धोती, उनकी साड़ी के ऊपर टिप्पणी करने वाले उनके कहाँ स्टैंड करते हैं वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आपका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, क्या लगता है कि फतेहाबाद के अंदर पिछले 40 वर्षों से राजनीति के स्तंभों के आगे अब टिक पाएंगे? सर, राजनीतिक सफर होने से, राजनीतिक बैकग्राउंड होने से, अगर आपका मानना है कि मेरे घर से कोई एमपी एमएलए नहीं निकल के गए तो हाँ, नहीं निकल के गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सबसे सच्चा सिपाही होता उसका कार्यकर्ता। और मेरे पिताजी 35 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं बहुत ज्यादा गर्वित महसूस करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ। मेरे पिताजी जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ कमिटेड होकर काम किया, ऐसे समय आए जब कांग्रेस पार्टी का टाइम खराब था, जब यहाँ पे फतेहाबाद में भाजपा की सरकार आई, जब भी आई, उनको बेशक कितने सारे प्रलोभन आए, कितने सारे उनको चीजें ऑफर की गई, लेकिन मेरे पिताजी इतने ज्यादा ईमानदार और इतने ज्यादा टिके हुए इंसान है कि वो 35 साल से कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बनकर उसकी नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस टिकट की प्रबल दावेदार चितवन गुदारा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने फतेहाबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य व नशे के मुद्दे पर स्थानीय विधायक दुड़राम को घेरते हुए कहा कि यह सब विधायक दुड़राम की नाकामी का नतीजा है कि आज फतेहाबाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और नशा जो है हर घर में सुरसा के मुंह की भांति पहुंच चुका है। वहीं चितवन गुदारा ने फतेहाबाद के विधायक दुड़राम को एक चैलेंज देते हुए कहा है कि फतेहाबाद के विधायक दुड़राम उनसे कहीं भी आकर मंच साझा कर सकते हैं, 1-to-1 डिबेट कर सकते हैं, वह उनसे सवाल करेगी और उनको जवाब देने होंगे। यदि वह उनके सामने टिक पाएंगे तो वह उनको मान लेगी कि वह 35 वर्ष पुराने राजनेता है। वहीं अपना विजन बताते हुए चितवन गुदारा ने कहा कि जब वह कीड़ान से चलकर फतेहाबाद पहुंची तो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे देखकर वह शर्मा गई। इसके साथ ही फतेहाबाद के अंदर बरसाती पानी निकासी की बात कर लीजिए, फतेहाबाद में फैली अव्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, आउटर कॉलोनी में फैली अव्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, हर एक अव्यवस्थाओं से उनका दिल है तार तार हो जाता है और उन्हें यह लगता है कि यह सब जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है पूर्व में रहे और वर्तमान में रहे नेताओं की नाकामी है। उन्होंने कहा यदि कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो उनके पास ऐसा विजन है जिससे कि फतेहाबाद को अलग से पहचान दिलवा सकती है, क्योंकि अब फतेहाबाद की अपनी कोई पहचान नहीं है। जब भी कोई फतेहाबाद के बारे में मालूम करता है तो बताना पड़ता है कि हिसार और सिरसा के बीच में जो शहर बसता है वह फतेहाबाद है। जबकि यदि वह विधायक बनती है तो फतेहाबाद के लिए ऐसे ऐसे काम करेगी कि फतेहाबाद को मानचित्र पर दर्शाने के लिए हिसार और सिरसा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि फतेहाबाद की स्वयं की अपनी पहचान होगी। ये तो आने वाले चुनावों में पता लग जाएगा कि चितवन गुदारा के दावों में आकर फतेहाबाद की जनता इन्हें कितना प्यार देती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।